Hello and welcome guys in the class of 11th Agriculture Maths. Exercise 17.1 इसका आज क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर लास्ट क्वेश्चन नंबर 37 तक हम सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन इस प्रकार से है। एक आयताकार ठोस का संपूर्ण पृष्ठ 1332 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी कोरे 4:5:6 के अनुपात में है। कोरों का मान ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पर हमें जो कोरे दे रखी है उनका अनुपात दे रखा है, तो कोरों को मान लेंगे हम क्रम से L, B और H। तो चलिए हम शुरू करते हैं और अब इसमें लिखते हैं जो कुछ हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हमें इसमें दिया गया है संपूर्ण पृष्ठ है इसका 1332 वर्ग सेंटीमीटर और कोरों का अनुपात दे रखा है 4:5:6। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि माना आयताकार ठोस की कोरें क्रमशः L, B व H है, जहाँ L लंबाई होती है, B चौड़ाई और H ऊंचाई होती है। तब जो L अनुपात B अनुपात H है वो हमें दिया गया है 4:5:6। अब यहाँ से L, B और H की सेपरेट वैल्यू अगर निकाले तो L बराबर होगा 4। इसके साथ कोई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जोड़ते हैं जैसे X। B बराबर होगा 5X और H बराबर होगा 6X। अब संपूर्ण पृष्ठ देखिए, संपूर्ण पृष्ठ अगर सूत्रानुसार देखें तो होता है 2 × LB + BH + HL और ये संपूर्ण पृष्ठ और ये संपूर्ण पृष्ठ दोनों इक्वल होंगे। तो इट इज इम्प्लाई 2 × LB + BH + HL = 1332। यहाँ से 2 को इधर लाएंगे और इसको डिवाइड कर देंगे तो LB + BH + HL बराबर होगा, देखिए 2 से इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं डायरेक्टली, 2 × 12 2 × 12 2 × 12 666 हो जाएगा। अब यहाँ L, B और H का मान मैं यहाँ से रखूँगा क्रम से 4X 5X और 6X। तो यहाँ ये हो जाएगा 4X L का मान, B का मान 5X, फिर B का मान 5X और H का मान 6X, फिर H का मान 6X और L का मान 4X बराबर 666। यहाँ हो जाएगा 20 और x की गुणा x², यहाँ 30x², यहाँ 24x² और 666 हो जाएगा। अब इनको जोड़ लेते हैं, 20 और 24 44 होंगे और ये 74 हो जाएगा। 74x² बराबर 666 या x² बराबर हो जाएगा 666/74। 2 से काटेंगे तो 333 यहाँ होगा 37 और 37 90 होते हैं 333। तो यहाँ पर x² की वैल्यू 9 आ जाएगी। x² की वैल्यू 9 मिल गई है। तो x की वैल्यू √9 होगी, x की वैल्यू √9 और x की वैल्यू मुझे मिलेगी 3। अब ये x की वैल्यू 3 मैं बारी बारी से इन समीकरणों में रखूँगा। यहाँ x के स्थान पर L में इसका मान रखूँगा, B में और H में, तो मुझे LBH यानी कोरें मिल जाएंगी। अब देखिए L बराबर है हमारे पास 4x यानी 4 × 3
बराबर 12 सेंटीमीटर। बी है हमारे पास 5x, जो हो जाएगा 5 गुणा 3 बराबर 15 सेंटीमीटर। और एच हमारे पास निकला है 6x, तो 6 गुणा 3 बराबर 18 सेंटीमीटर। तो ये अभीष्ट कोरे हो जाएंगी उस आयतीय ठोस की। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 29। इसमें कहा है एक आयताकार ठोस के आधार का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ 262 वर्ग सेंटीमीटर और आयतन 280 घन सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को क्रमशः एल, बी और एच मान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं माना आयताकार ठोस की लंबाई एल, चौड़ाई बी व ऊंचाई एच है। तब दिया है, अब देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। एक तो क्षेत्रफल दिया है 40 वर्ग सेंटीमीटर, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल लिख लेंगे बराबर 40 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए आधार, लंबाई और चौड़ाई उसमें होगी, तो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा L गुणा बी 40। ये समीकरण 1 मान लीजिए इसको। फिर देखिए संपूर्ण पृष्ठ दिया है 262, संपूर्ण पृष्ठ बराबर 262 वर्ग सेंटीमीटर। इट इज इम्प्लाई, आपको ये दिया गया है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इक्वल्स टू 262। यहाँ से इस 2 को हटाएं तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इक्वल होगा 2 से इसको भाग करेंगे। देखो 2 ही कम 2, 2 तिया 6, 2 ही कम 2। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। एक हमें आयतन दिया है, घन का आयतन, तो घन का आयतन लिख लेंगे यहाँ पे। ये हमें दिया है 280 घन सेंटीमीटर। इट मीन्स कि L गुणा B गुणा H हमें दिया गया है 280 घन सेंटीमीटर। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 से L गुणा B का मान यहाँ समीकरण 3 में रख देंगे तो H निकल जाएगा। लिखते हैं L गुणा B का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ रख देंगे हम। ये मान हमारे पास जो है 40 गुणा H बराबर 280 हो जाएगा। H बराबर 280 बटे 40, 0 से 0 कट जाएगा और 4 सतह 28। H की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी। अब हम समीकरण 2 का यूज करेंगे। समीकरण 2 में एल बी का मान जो हमारे पास 40 है उसको रखते हुए यहाँ से H कॉमन लेंगे। देखिए कैसे करते हैं। समीकरण 2 से एल बी प्लस, यहाँ से H कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो B प्लस L आ जाएगा इंटू H इक्वल्स टू 131। एल बी की वैल्यू समीकरण 1 से रख रहा हूँ 40 और B प्लस L एज इट इज। H की वैल्यू मैंने रख दिया है यहाँ पे 7, 131 हो जाएगा। इस 40 को इधर ले जाएंगे तो 131 में से माइनस होगा, तो B प्लस L इंटू 7 इक्वल्स टू होगा 131 माइनस 40, तो B प्लस L इंटू 7 इक्वल्स टू 91, यहाँ बचेंगे 91। अब B प्लस L की वैल्यू हो जाएगी 91/7 और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। B प्लस L की वैल्यू 13 आएगी। इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 4 और समीकरण 1 जो कि हमारे पास है L गुणा B बराबर 40, ये समीकरण 1 है। इस समीकरण 1 और समीकरण 4 को हम सोल्व करेंगे। समीकरण 1 से L का मान समीकरण 4 में रख दीजिए, तो यहाँ से L हो जाएगा हमारे पास 40 बटे B, समीकरण 4 में रख दीजिए।
समीकरण 4 में b एज इट इज रहेगा, l हटकर 40/b लिखा जाएगा उसके स्थान पर, और 13 एज इट इज रहेगा। तो अब हम इसको एलसीएम लेंगे तो इसकी गुणा यहाँ होगी, ये हो जाएगा b² प्लस 40/b इक्वल्स टू 13। अब मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए b² प्लस 40, ये b की गुणा 13 के साथ हो जाएगी, तो ये 13b हो जाएगा। इसको b² माइनस 13b इधर लाकर ये माइनस हो जाएगा, प्लस 40 इक्वल्स टू 0। अब इसके गुणनखंड हमें करने हैं क्योंकि ये द्विघात समीकरण बन गई। अब 40 के ऐसे गुणनखंड जो गुणा करने पर 40 और जोड़ने पर 13 आए, 8 और 5 होते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे b² माइनस 8b माइनस 5b प्लस 40 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें गुणनखंड मिलेंगे b माइनस 8 एंड b माइनस 5 इक्वल्स टू 0। b की दो वैल्यू मिलेंगी, एक 8 और एक 5। अब इनमें से कौन सी हमारे लिए सूटेबल वैल्यू रहेगी जिसको हम ले, तो यहाँ हम देखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से देखो हमने क्या फाइंड किया था, l इक्वल्स टू 40/b फाइंड किया था। अगर हम b की वैल्यू 8 लेते हैं तो l की वैल्यू 5 आएगी, यानी लंबाई जो है चौड़ाई से कम हो जाएगी। तो इसलिए हमारे लिए जो 8 है वो तो इनवैलिड है। हम b की वैल्यू 5 लेंगे तो l निकलेगा 40/5 इक्वल्स टू 8, यानी लंबाई निकल जाएगी 8, चौड़ाई निकल जाएगी 5 और ऊंचाई हम पहले ही निकाल चुके हैं 7। तो यहाँ पर आंसर जो होंगे वो इस तरह से होंगे, लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। ये इसकी डायमेंशंस होंगी और आंसर भी होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन 30। इसमें कहा जा रहा है यदि एक आदमी को 10 घन मीटर हवा की आवश्यकता हो तो ज्ञात कीजिए कि उस कमरे में कितने आदमियों के लिए हवा पर्याप्त होगी जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 8 मीटर और 10 मीटर है। तो सीधी सी बात है, आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक कमरा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। इस कमरे में कितने आदमी आ सकते हैं यदि एक आदमी जो है उसे 10 घन मीटर हवा की आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ निकाल लेंगे कि कमरे में कुल कितनी हवा आती है, इसके आयतन के बराबर हवा आएगी इसमें। अब इसके आयतन को हम 10 घन मीटर से भाग दे देंगे तो आदमियों की संख्या निकल जाएगी। तो इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो कुछ अच्छे तरीके से इसको ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन कमरे की लंबाई L बराबर 15 मीटर, चौड़ाई B बराबर 8 मीटर व ऊंचाई H बराबर 10 मीटर। कमरे का आयतन निकाल लेंगे या कमरे में आने वाली हवा का आयतन। कमरे में आ सकने वाली कुल हवा का आयतन कमरे के आयतन के बराबर होगा, यानी L गुणा B गुणा H होगा, यानी 15 गुणा 8 गुणा 10, 15 × 120 दशम 1200 घन मीटर। अच्छा, अब हमें दिया हुआ है एक आदमी को पर्याप्त हवा 10 घन मीटर। एक आदमी को पर्याप्त हवा बराबर 10 घन मीटर। तो हम लिख देंगे कि माना कमरे में n आदमी आ सकते हैं, तब n गुणा एक आदमी को पर्याप्त हवा
बराबर कमरे में आने वाली हवा का आयतन। तो n गुणा एक आदमी को चाहिए 10 घन मीटर हवा और कमरे का आयतन निकला है 1200। तो n बराबर हो जाएगा 1200 बटे 10 बराबर 120 आदमी। देखिए क्वेश्चन बड़ा छोटा सा था, लेकिन इसमें थ्योरी हमने लिखी है तो कुछ बड़ा सा नज़र आ रहा है आपको। थ्योरी लिखना इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी के ऊपर नंबर आधारित रहते हैं, मार्क आधारित रहते हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को सो करोगे तो इसका एग्जामिनर के ऊपर एक गुड इम्प्रेशन जाएगा और अच्छे नंबर मिलने के पूरे पूरे चांसेस आपको रहेंगे। तो इसलिए थ्योरी को इग्नोर मत करें, थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके लिखें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है एक संदूक 16 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। ज्ञात कीजिए उसमें 16 घन मीटर आयतन वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। तो आप यहाँ कहेंगे कि माना उस संदूक में 16 घन मीटर आयतन वाले n घन रखे जा सकते हैं, तब n घनों का आयतन बराबर संदूक का आयतन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले डायमेंशंस नोट कर लेते हैं जो कुछ हमें दिया हुआ है। तो हम लिख चुके हैं संदूक की लंबाई, जिसको हमने स्मॉल l से निरूपित किया है 16 मीटर, चौड़ाई b बराबर 4 मीटर और ऊंचाई h बराबर 2 मीटर। एक घन का आयतन दे रखा है हमें 16 घन मीटर। अब यहाँ मान लेते हैं कि माना इस संदूक में n घन रखे जा सकते हैं, में घन रखे जा सकते हैं। तब देखिए n घनों का आयतन बराबर होगा संदूक का आयतन। n गुणा एक घन का आयतन हमारे पास है 16 है घन मीटर, और संदूक का आयतन हो जाएगा l गुणा b गुणा h, यानी n बराबर हो जाएगा l गुणा b गुणा h अपॉन 16। इनकी वैल्यू रख देंगे 16 गुना 4 गुना 2 बटे 16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 8 घन इसका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, इसमें कहा है लोहे के 3 घनों की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर हैं। यदि तीनों घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाए तो उसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण ज्ञात करो। चलिए पहले नोट करते हैं इस घन की भुजाएं। हम मान लेते हैं कि माना 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर हैं, जो क्रमशः A1 बराबर 6 सेंटीमीटर, A2 बराबर 8 सेंटीमीटर व A3 बराबर 10 सेंटीमीटर है। हमने इनको A1, A2 और A3 मान ली है। यहाँ मान लेते हैं माना जो बड़ा घन यहाँ बनेगा, बड़े घन की भुजा A सेंटीमीटर है। अब देखो इन 3 छोटे छोटे घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, तो इन तीनों के आयतनों का योग उस बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे तब बड़े घन का आयतन बराबर छोटे तीनों घनों के आयतनों का योग। तो बड़े घन का आयतन A क्यूब होगा, एक छोटे घन का आयतन A1 क्यूब होगा, दूसरे का A2 क्यूब होगा,
तीसरे का A3 क्यूब होगा, और इनको हमने जोड़कर इस बड़े घन के आयतन के बराबर रख दिया। अब A की घात 3 बराबर A1 का मान है 6 तो 6 की घात 3, A2 का मान है 8 तो 8 की घात 3, और A3 का मान है 10 तो 10 की घात 3। A3 इक्वल 6 की घात 3 यानी 6 का घन जो 216 होता है, 8 का घन 512 होता है, और 10 का घन होता है 1000। इन सबको जोड़ेंगे तो A3 आएगा, देखते हैं जोड़कर, 500 और 200 और 1000, 1700, 1720, 1728, 1728 हो जाएगा। और 1728 जो होता है वो घन होता है 12 का, तो इसको हम 12 की घात 3 लिख देंगे। तुलना करेंगे तो A बराबर 12 सेंटीमीटर आएगा, यानी बड़े घन की भुजा 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब इसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण ज्ञात करना है। अब घन का आयतन, तो आयतन तो इसका A क्यूब ही होगा, यानी 12 का क्यूब, यानी 1728 घन सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे। देखिए घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है उसका सूत्र होता है 6a², यानी 6 गुणा 12 का वर्ग, यानी 6 गुणा 144। 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 6 कम 6 और 2 8, 864 वर्ग सेंटीमीटर। और विकर्ण निकालेंगे इसका, घन का विकर्ण सूत्रानुसार ये होता है √3 इंटू A, यानी √3 गुना भुजा, तो √3 इंटू 12 यानी 12√3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये फाइनल आंसर इसके हो जाएंगे तीनों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, इसमें कहा है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों के सिरों को मिलाकर रख दिया गया है, परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। तो देखिए इसको समझिए, हमारे पास 3 घन हैं, बनाते हैं इनको बारी बारी से। एक घन ये है हमारे पास, इसी की बराबर में सटाकर एक दूसरा घन रखा गया है इस तरह से, और इसी के बगल में सटाकर उसी कोर का एक और घन रखा गया है। तो इस तरह से जो ठोस बना है ये, इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। चित्र में हम देख पा रहे हैं कि एक घनाभ बनता हुआ नजर आ रहा है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है इसकी, और ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए, अब जो ये घनाभ बनेगा उसकी चौड़ाई तो परिवर्तित नहीं होगी, 5 सेंटीमीटर ही रहेगी, और ऊंचाई भी परिवर्तित नहीं होगी, वो भी 5 सेंटीमीटर रहेगी, लेकिन लंबाई परिवर्तित होकर 5 + 5 + 5 यानी 15 हो जाएगी। तो हमारे पास अब जब घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी तो हम आसानी से इसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पहले लिख देते हैं, गिवन घन की भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर, 3 समान घनों को मिलाकर जो घनाभ बनता है उसकी लंबाई L बराबर 5 + 5 + 5 यानी 15 सेंटीमीटर होगी। चौड़ाई परिवर्तित नहीं होगी, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। ऊंचाई h ये भी 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो अब हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। अब
घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। इसके लिए सूत्र होता है 2 × LB + BH + HL, यानी 2 × 15 × 5 + 5 × 5 + 5 × 15। 15 पंजे 75, 25 और 75, 2 गुना 75 और 75 150 और 25 175 और 175, 2 पंजे 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 एकम 2 1 3, 350। तो 350 वर्ग सेंटीमीटर इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। इस तरह से ये इसका आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 34। इसमें कहा जा रहा है एक आयताकार टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 90 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। टंकी पानी से पूरी भरी है। 15 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार बर्तन से 6 बार पानी निकालने पर पानी की सतह कितना नीचे गिरेगी और टंकी में किस ऊंचाई तक पानी रह जाएगा। तो सबसे पहले एक टंकी बना लेते हैं बाई फिगर। अगर आप समझेंगे तो आसानी से समझ आएगा। टंकी का सामने का सिरा मैं बना रहा हूं यहाँ पर। इस टंकी में ये कुछ पानी भरा हुआ है। इस टंकी की लंबाई 90 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई देखिए इस तरफ होगी कहीं, ये इसकी चौड़ाई होगी। इसकी चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर है। अब एक बर्तन से इसमें से पानी निकाला जा रहा है, तो जैसे इसमें से पानी निकालेंगे तो ये सरल सी बात है कि पानी की जो ऊंचाई है इसके तल की वो घटेगी। अब हम ये मान लेते हैं कि माना इसमें पानी की जो ऊंचाई है वो h सेंटीमीटर कम हो गई। अब पानी इसमें यहाँ रह गया, तो हमें बताना है कि ये जो ऊंचाई है ये कितनी होगी। तो ये ऊंचाई देखिए यहाँ से यहाँ तक h है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी रह जाएगी 20 - h। तो हमें यहाँ h की वैल्यू फाइंड करनी है और उसको 20 में से घटाकर हम जो पानी रह जाएगा जितनी ऊंचाई तक उसको बता देंगे। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं दी हुई डायमेंशंस को सबको। चलिए नोट करते हैं। हम नोट कर चुके हैं। लंबाई को हमने स्मॉल l से दिखाया है, चौड़ाई को b से और ऊंचाई को h से दिखाया है। अब देखिए इस बर्तन से, ये इस टंकी से एक बर्तन है हमारे पास जिसकी भुजा है 15 सेंटीमीटर। इससे 6 बार पानी निकाला गया, तो 6 गुना इस बर्तन का आयतन बराबर होगा बाहर निकाले गए पानी का आयतन। और बाहर निकाला गया पानी कितना होगा उसका आयतन हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए बाहर निकाला गया जो पानी होगा वो एक घनाभाकार स्तंभ ही होगा, जल स्तंभ, जिसकी लंबाई तो 90 सेंटीमीटर ही रहनी है, चौड़ाई भी इसकी 60 सेंटीमीटर ही रहनी है, इसकी ऊंचाई बदलकर h हो जाएगी। तो हम यहाँ से इस घनाभाकार जल स्तंभ का आयतन 6 गुना बर्तन का आयतन, जो घनाकार बर्तन है उसके आयतन के बराबर रखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे अब माना, इसको कैपिटल H मान लें क्योंकि स्मॉल h यहाँ पर आ गई। अब माना टंकी में पानी h ऊंचाई तक गिर जाएगा, सॉरी गहराई लिखेंगे, h गहराई तक गिर जाएगा। तब गहराई h वाले घनाभाकार जल स्तंभ का आयतन बराबर होगा 6 गुना घनाकार बर्तन का आयतन। क्योंकि उतना ही पानी टंकी से निकलेगा जितना 6 गुना
घनाभाकार बर्तन का आयतन होगा, क्योंकि हमने 6 बार उससे पानी निकाला है। तो ये हो जाएगा लंबाई L गुणा B गुणा यहाँ लेंगे कैपिटल H और इक्वल्स टू 6 इंटू A³ तो 90 गुना 60 गुना H का मान H ही रखेंगे और बराबर होगा 6 गुना 15⁻³ और 15⁻³ को हम लिखेंगे 90 गुना 60 गुना H बराबर 6 गुना 15 को 3 बार लिख देंगे गुना में। अब देखिए 15 छक्के 90 होते हैं, 15 चौके 60 होते हैं, 6 से ये 6 कट जाएगा, H बराबर होगा 15/4, इसके साथ भाग में आ जाएगा, H का मान हो जाएगा 3.75 सेंटीमीटर। तो अगर बात करें कि टंकी में पानी कितनी गहराई तक रह जाएगा या गिर जाएगा, तो इतना पानी गिर जाएगा उसमें। अच्छा, किस ऊंचाई तक रह जाएगा अगर इसकी बात की जाए तो टंकी में पानी किस ऊंचाई तक रहेगा, ये हम 20 में से इसको घटा देंगे। उसके लिए हम लिखेंगे टंकी में शेष पानी की ऊंचाई, ये होगी स्मॉल h में से कैपिटल H माइनस कर देंगे, यानी 20 में से 3.75 माइनस कर देंगे तो 16.25 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 35। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात दे रखा था और संपूर्ण पृष्ठ दे रखा था। तो उसी तरह से यहाँ हम लिख लेंगे गिवन L की वैल्यू यहाँ 1 मिनट, यहाँ L अनुपात B अनुपात H की वैल्यू 7:4:3 है। मैंने डायरेक्टली इनको लिख दिया। तो L इक्वल्स टू 7x, B इक्वल्स टू 4x एंड H इक्वल्स टू 3x, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आया था। तो अब इसका संपूर्ण पृष्ठ है जो हमें दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है 1098। तो इसका मतलब है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL की वैल्यू हमें दी है 1098। यहाँ से LB प्लस BH प्लस HL की वैल्यू फाइंड कर लो, 2 से इसको भाग कर दो, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 निम 18, 549 आ जाएगा। L की वैल्यू रखिए 7x, B की वैल्यू 4x, फिर प्लस B की वैल्यू रखिए 4x और H की वैल्यू 3x, फिर प्लस 3x प्लस 7x इक्वल्स टू 549। तो यहाँ 7 चौक 28 x स्क्वायर, 4 तिया 12 x स्क्वायर प्लस 7 तिया 21 x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 549। इनको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 61x स्क्वायर बराबर 549, एक्स स्क्वायर बराबर 549/61 और 61 नम्बे होते हैं 549। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी 3। तो अब ये एक्स की वैल्यू बारी बारी से इक्वेशन L इक्वल्स टू 7x, B इक्वल्स टू 4x एंड H इक्वल्स टू 3x में पुट करेंगे तो LBH की वैल्यू आ जाएगी। तो नाउ L इक्वल्स टू होगा 7 इंटू 3 यानी 21 सेंटीमीटर, B इक्वल्स टू होगा 4 इंटू 3 12 सेंटीमीटर, H इक्वल्स टू होगा 3 इंटू 3 यानी 9 सेंटीमीटर। तो ये इसके आंसर्स होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कहा है एक ईंट 25 सेंटीमीटर लंबी 12.5 मीटर, ये मीटर नहीं है, ये सेंटीमीटर है। देखो बुक में मीटर लिखा हुआ है, वहाँ भी आप इसको सही कर लेंगे। ये 12.5 सेंटीमीटर चौड़ी और 8 सेंटीमीटर मोटी है और उसका भार 2.5 किलोग्राम है। बताओ 10 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची और 50 सेंटीमीटर मोटी दीवार में कितनी ईंटें लगेंगी और उसका भार क्या होगा। तो देखिए ईंटों की संख्या निकालने के लिए यहाँ पर हम एक ईंट का आयतन निकालेंगे। हम मान लेंगे कि ईंटों की संख्या n है, तो n गुणा एक ईंट का आयतन बराबर होगा दीवार के आयतन के। तो यहाँ से ईंटों की संख्या निकल जाएगी। फिर
उसको हम 2.5 से गुणा कर देंगे तो ईंटों का कुल भार निकल जाएगा। लेकिन उससे पहले हम नोट कर लेते हैं इन डायमेंशंस को। तो जो ईंट की विमाएँ हैं, हमने उसकी लंबाई को स्मॉल एल मान लिया है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई को स्मॉल बी माना है जो कि 12.5 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई को स्मॉल एच माना है जो 8 सेंटीमीटर है। और दीवार की विमाओं को हमने लंबाई को कैपिटल एल मान लिया है जो कि 10 मीटर है, और चूंकि बाकी डायमेंशन सेंटीमीटर में है तो हमने इसको भी सेंटीमीटर में चेंज किया 100 से गुणा करके, तो ये हो गया 1000 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई बी है जो कैपिटल बी है जो 3.5 मीटर दी हुई है, इसको हमने सेंटीमीटर में चेंज किया। फिर ऊंचाई एच है 50 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है इसलिए इसको चेंज नहीं करना है। फिर हमने यहाँ लिख दिया कि माना दीवार में कुल n ईंटें लगेंगी, तब n गुणा एक ईंट का आयतन, क्योंकि आयतन तो बराबर ही रहने हैं, कुल ईंटों का दीवार का बराबर दीवार का आयतन। अब देखो n गुणा एक ईंट का आयतन, हमने ईंट की विमाएं एल बी और एच मानी है तो एक ईंट का आयतन हो जाएगा एल गुणा बी गुणा एच बराबर, और दीवार की विमाएं हमने कैपिटल एल कैपिटल बी और कैपिटल एच मानी है तो कैपिटल एल गुणा कैपिटल बी गुणा कैपिटल एच हो जाएगा इसका आयतन। अब इन सभी की वैल्यूज़ हम रखें, लेकिन वैल्यूज़ से पहले इस एल बी और एच को हम इस कैपिटल एल कैपिटल बी और कैपिटल एच के अपॉन में रख सकते हैं। तो एन इक्वल होगा एल इंटू बी इंटू एच अपॉन स्मॉल एल इंटू स्मॉल बी इंटू स्मॉल एच। अब इन सभी की वैल्यूज़ पुट करेंगे। कैपिटल एल की वैल्यू 1000 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 350 और एच की वैल्यू ओनली 50 अपॉन स्मॉल एल की वैल्यू 25, बी की वैल्यू 12.5 और एच की वैल्यू 8। अब इसको सोल्व करना है। तो यहाँ देखिए 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। अब इस 4 से हम इसको काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये 2500 आ जाएगा। और यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो इधर 10 से गुणा हो जाएगा। अब इसको हम 5 से भाग करते हैं या 25 से, 25 एकम 25 तो यहाँ तो 100 हो जाएगा, और 25 पंजे 125। अब 5 से काट दीजिए आप इसको, 5 सत्ते 35 तो 70 आ जाएगा। तो n का मान जो आएगा वो हो जाएगा 100 गुणा 70 गुणा 10, यानी n बराबर 1 2 3 4, 4 जीरो यानी 70,000 ईंटें उसमें लगेंगी। अब ईंटों का कुल भार निकालना है। ईंटों का कुल भार, ईंटों का कुल भार निकालने के लिए हम ईंटों की संख्या को एक ईंट के भार से गुणा कर देंगे। एक ईंट का भार है 2.5 किलोग्राम, तो ये हो जाएगा 70,000 गुणा 2.5, और अब 25 सत्ते होते हैं 175, एक दशमलव होने की वजह से एक जीरो हट जाएगी, तो इतने किलोग्राम कुल भार आ जाएगा, और ये इसका आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 37 एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। इसमें कहा है एक 2.25 वर्ग सेंटीमीटर मुंह वाले नल से प्रति मिनट 2000 सेंटीमीटर पानी गिरता है। बताओ उस हौज के भरने में कितना समय लगेगा जिसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई क्रमशः ये और ये है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमें नल के मुंह का क्षेत्रफल दे दिया है, वर्ग सेंटीमीटर लिखा हुआ है इसलिए यह क्षेत्रफल दे दिया है नल के मुंह का, और ये प्रति मिनट उस जल स्तंभ की लंबाई यानी ऊंचाई दे दी है। तो हम यहाँ से इसका आयतन निकाल लेंगे, इसको और इसको गुणा करके, और कौन सा आयतन, 1 मिनट वाला आयतन। फिर हम मान लेंगे कि इसको भरने में n मिनट लगेगी, तो n गुणा 1 मिनट में गिरने वाले पानी का आयतन बराबर हौज के आयतन को रख देंगे। तो चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले नोट करते हैं, दिया है नल के
मुंह का क्षेत्रफल, और ये हमें दिया है 2.25 वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट गिरने वाला पानी बराबर 2000 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम प्रति मिनट गिरने वाले पानी का आयतन निकाल लेंगे। प्रति मिनट, अब प्रति मिनट गिरने वाले पानी का आयतन, ये हो जाएगा नल के मुंह का क्षेत्रफल गुणा 1 मिनट में गिरने वाला पानी। नल के मुंह का क्षेत्रफल है 2.25, इसको 2000 से गुणा कर देंगे। अब इसको ऐसे ही रहने दें और यहाँ पर लिख दें घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। अब जो हौज की विमाएं हैं उनको लिखते हैं। हौज की विमाएं, हौज के लिए लंबाई है जिसको हम L मान लेते हैं 2.25 मीटर। इसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाले सभी सेंटीमीटर में है। तो 2.25 गुणा 100 सेंटीमीटर। चौड़ाई B 2 मीटर, इसको हम 2 गुणा 100 सेंटीमीटर लिख देंगे। और ऊंचाई है इसकी 1.5 मीटर, इसको हम 1.5 गुणा 100 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब माना हौज को भरने में n मिनट लगते हैं, तब देखिए n गुणा प्रति मिनट पानी का आयतन, प्रति मिनट गिरने वाले पानी का आयतन, या शॉर्ट में आप इसको प्रति मिनट पानी का आयतन लिख सकते हैं, बराबर हौज का आयतन। प्रति मिनट जो पानी गिर रहा है उसका आयतन हम निकाल चुके हैं 2.25 इंटू 2000 इक्वल्स टू, और ये L गुणा B गुणा H होगा। तो N इक्वल होगा L गुणा B गुणा H की वैल्यू रखिए, ये होगा 2.25 इंटू 100, 2 इंटू 100 एंड 1.5 इंटू 100, और इसके अपॉन में ये वैल्यू आ जाएगी 2.25 इंटू 2000। अब 2.25 से 2.25 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, इन 3 0 से ये 3 0 कैंसिल, तो n इक्वल्स टू बचेगा, एक तो हमारे पास 100 बचेगा और यहाँ से 15 बचेगा, तो n इक्वल हो जाएगा 1500 मिनट, या हम इसको 1500/60 यानी घंटों में बदल देंगे तो आएगा हमारे पास 25 घंटे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से वीडियो के इस पार्ट 3 के साथ एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है। 17.1 कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो 17.2 एक्सरसाइज के ऊपर आएगा। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में अच्छी तरह आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।